दिल्ली नगर निगम में एमसीडी उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। जिन सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम के त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी और चौहान पांगड़ वार्ड शामिल हैं, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की रोहिणी सी और शालीमार बाग नॉर्थ वार्ड में उपचुनाव हुआ था। पिछले चुनाव में शालीमार बाग को छोड़कर बाकी की 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, इसीलिए उसकी चुनौती इस जीत को बरकरार रखना है। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। यूपी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर को गोली मार दी गई। अब खबर ये सामने आई है कि आयुष ने ये बात कबूली है कि गोली उसने अपने ऊपर खुद अपने साले से चलवाई। फिलहाल आयुष की स्थिति ठीक है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। पुलिस आयुष के साले को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बंगाल के किले में भगवा झंडा फहराने को बेकरार बीजेपी ने कमर कस ली है। इसे लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। आज बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठक का दौर चलेगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल कोर कमेटी के सदस्यों के साथ मंथन करेंगे। संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। 5 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है। केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक से पहले सुबह 11 बजे बीजेपी स्टेट इलेक्शन कमेटी भी बैठक करेगी। रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान पर प्रधानमंत्री मोदी रैली करने जा रहे हैं। इस रैली को लेकर बंगाल बीजेपी बेहद उत्साहित है। बंगाल में प्रधानमंत्री की 20 रैलियों की रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि बंगाल बीजेपी ने 25 से 30 रैलियों की मांग की थी। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करीब 50 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। हालांकि बीजेपी की इस वक्त नजर ब्रिगेड ग्राउंड की रैली को ऐतिहासिक बनाने में टिकी हुई है। उम्मीदवारों के ऐलान से पहले टीएमसी को बीजेपी ने एक और झटका दे दिया है। दीदी का दामन छोड़ एक और विधायक बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए। टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी को टाटा बोलकर बीजेपी का हाथ थाम लिया। तो वहीं दूसरी ओर जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं ने विधायक के दफ्तर का शुद्धिकरण किया और जश्न मनाया। टीएमसी का कहना है कि जितेंद्र का जाना बीजेपी के लिए घातक और टीएमसी के लिए वरदान है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पहले सुपर 30 कौन होंगे, इसको लेकर आज तस्वीर साफ हो सकती है। खबर है कि टीएमसी विधानसभा चुनाव के लिए पहली सूची आज जारी कर सकती है। इस लिस्ट में पहले चरण में होने वाली 30 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान होगा। इसके अलावा कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता वापसी का दावा ठोक रही सीपीएम भी एक्शन में है। सीपीएम भी आज विधानसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर सकती है। बंगाल में सरकार का अनुभव रखने वाली लेफ्ट और टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर इस मामले में बीजेपी पर बढ़त हासिल करने की तैयारी में है। अब जानिए कुछ और खबरें इत्मीनान से। बंगाल में सियासी पारा गर्म है और इसकी तपिश परिवारों तक पहुंच चुकी है। टीएमसी से बीजेपी में आए पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को घर से चुनौती मिल सकती है। शोभन बीजेपी के टिकट पर बहलापुर से चुनाव लड़ेंगे तो टीएमसी उनके खिलाफ उनकी ही पत्नी रत्ना को मैदान में उतार सकती है। हाल ही में बीजेपी शोभन चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी वैशाखी चटर्जी ने बीजेपी ज्वाइन की थी। शोभन और वैशाखी की करीबियों की वजह से शोभन की पत्नी रत्ना चटर्जी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के मालदा में जब कल सीएम योगी ने बीजेपी की तरफ से ताल ठोकी तो बंगाल की सियासत और गर्म हो गई। योगी ने ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि जो रामद्रोही है उनका ना तो देश में कोई काम है और ना ही बंगाल में। योगी ने कहा यूपी में कोई गौहत्या नहीं कर सकता। सरकार आते ही हमने गौहत्या और बूचड़खानों को 24 घंटों के भीतर बंद करा दिया और बंगाल में बीजेपी की सरकार आते ही 24 घंटे में सभी अवैध बूचड़खानों को बंद करा दिया जाएगा। करीब 50% मुस्लिम वोटर्स वाले मालदा में योगी के भाषण में लव जिहाद, विवेकानंद, कानून व्यवस्था, गौहत्या, दुर्गा पूजा और घुसपैठियों के मुद्दे शामिल थे। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने इमरजेंसी पर बड़ा बयान देते हुए सबको चौंका दिया। राहुल गांधी ने कहा, इमरजेंसी एक गलती थी और मेरी दादी ने भी इसे स्वीकार किया। इमरजेंसी में जो भी हुआ उसमें और आज के बीच में एक बुनियादी अंतर है।
राहुल ने कहा जो हुआ वो गलत था, अब जो हो रहा है वो भी गलत है। इसके अलावा जब राहुल से उनके पिता की हत्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मेरे पिता की हत्या की आशंका पहले से थी, उनकी हत्या की जानकारी मुझे फोन पर दी गई। जब हत्या हुई तो मैंने कहा अच्छा ये हो गया, ये बेहद दर्दनाक था, लेकिन इस हत्या ने मेरी हिंसा से लेकर अन्य बातों तक की समझ बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 2 अहम बैठकें होने वाली हैं। पहली बैठक CCEA यानी आर्थिक मामलों की समिति की होगी, जिसमें कई अहम फैसले होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिर सुबह 11:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक AC और रेफ्रिजरेटर जैसे व्हाइट गुड्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव पर मुहर लग सकती है। इससे पहले हार्डवेयर और टेलीकॉम क्षेत्र में पहले ही PLI को मंजूरी मिल चुकी है। गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी का मैजिक एक बार फिर से चला है। राज्य के 81 जिला निकाय पंचायत और 231 तालुका के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। देर रात आए चुनाव नतीजों में बीजेपी ने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। 81 नगर पालिका की 2720 सीटों में से 2085 सीट पर बीजेपी, 388 पर कांग्रेस और 172 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी के 9 उम्मीदवारों ने भी यहां जीत दर्ज की है। जिला पंचायत की 980 में से 800 सीटें बीजेपी के खाते में गई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 169 सीटें ही मिली हैं। 2 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोला है। अब से कुछ ही देर में गुजरात विधानसभा का सत्र शुरू होगा और 11 बजे वित्त मंत्री नितिन पटेल राज्य का बजट पेश करेंगे। ये बजट हाईटेक होगा क्योंकि बजट का मोबाइल ऐप के जरिए सदन में पेश किया जाएगा। खास बात आपको ये बता दें कि गुजरात का ये बजट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। इसमें सरकार के 27 विभागों के दस्तावेज, साल 2021-22 के बजट के 2 खंड और बजट से संबंधित समाचार मिलेंगे और सारी जानकारी गुजराती और हिंदी दोनों ही भाषाओं में मिलेगी। हालांकि बजट के दौरान विपक्ष पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के मुद्दे पर सरकार को घेर सकती है। राज्यों की कुछ बड़ी खबरें इत्मीनान से। हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले बिल को हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार मॉनसून सत्र में नौकरी में आरक्षण का विधेयक लेकर आई थी और अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद जल्द ही कानून की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। इसके मुताबिक हरियाणा में जो भी नए उद्योग लगेंगे उसमें 75% कर्मचारी स्थानीय होंगे। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में किसान नेता राकेश टिकैत फिर बरसे। टिकैत ने कहा कि जब किसान की नई मंडी दिल्ली में बनी संसद होगी, टिकैत ने कहा मोदी सरकार कह रही है MSP पर खरीद कर रहे हैं हम, तो फिर किसान अपनी फसल लेकर संसद पहुंच जाए क्योंकि स्थानीय मंडियों में खरीद हो ही नहीं रही। टिकैत आज राजस्थान के ही नागौर में एक और महापंचायत को संबोधित करने वाले हैं। राजस्थान के अलावा पश्चिमी यूपी में भी किसान आंदोलन के समर्थन में बड़ी महापंचायत का आयोजन होना है। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूपी सरकार प्रदेश की महिलाओं को खास तोहफा देने वाली है। 8 मार्च के दिन कोरोना वैक्सीनेशन महिलाओं को समर्पित होगी, जिसमें महिलाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। खास बात यह है कि इस मौके पर वैक्सीन लगाने वाली भी महिलाएं होंगी और लगवाने वाली भी महिलाएं होंगी। इसके तहत हर जिले में 3 सेक्शन में वैक्सीनेशन कराया जाएगा। आपको याद दिला दें, 1 मार्च से उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। यूपी में अभी हाथरस का मामला शांत भी नहीं हुआ था और बुलंदशहर में एक और दरिंदगी का मामला सामने आया है। बुलंदशहर में अपराधियों ने पहले लड़की की हत्या की, फिर अपने ही घर में मृत लड़की की दफना दिया। पुलिस ने जब खुदाई की, बाद में लड़की को बाहर निकाला, शव बिना कपड़ों के मिला। आशंका ये भी जताई जा रही कि कहीं रेप के बाद तो हत्या नहीं की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में पुलिस ने अब एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस वालों की वर्दी पर कैमरा लगाया जाएगा, जो एक CCTV कैमरे की तरह काम करेगा। इस कैमरे में पुलिस अपराधियों और आरोपियों की तस्वीरें कैद कर सकेगी।
अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस पर हिंसा और बुरे बर्ताव का आरोप लगता है। इसी वजह से यूपी पुलिस ने अब ये नया तरीका अख्तियार किया है ताकि वर्दी पर कोई दाग न लग सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।